हेलो छठवीं क्लास। आज हम आपके इंग्लिश रीडर का लेसन 10 समझेंगे। अ काइंड बॉय, एक दयालु बच्चा। जैसा कि आपको ये तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो ये जो लेसन है आपका वो इन्हीं के ऊपर है और इन्हीं के जीवन की एक घटना के बारे में बताया जा रहा है। A boy was sitting at his table near the window. एक बच्चा टेबल के पास, खिड़की के पास बैठा हुआ था। सिटिंग यानी बैठा होना, टेबल और नियर यानी पास में, विंडो यानी खिड़की। तो खिड़की के पास में अपनी टेबल पर बैठा हुआ था। ही वाज डूइंग हिज होमवर्क, और वह अपना होमवर्क कर रहा था। कम हिज मदर कॉल्ड, हैव योर ब्रेकफास्ट। उसकी माँ ने आवाज़ लगाई कि आओ और अपना नाश्ता कर लो। ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता। द बॉय वेंट टू द किचन। बच्चा किचन में गया, किचन यानी रसोई घर, रसोई में गया। एंड ब्रॉट हिज ब्रेकफास्ट, और अपना नाश्ता लेकर के आया। ब्रॉट का मतलब लाना। ब्रॉट सेकंड फॉर्म है ब्रिंग की। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, और ब्रॉट यानी लाया। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग। वह बस नाश्ता करने ही वाला था यानी खाने ही वाला था। व्हेन अ बेगर केम टू द विंडो। तभी एक बेगर, बेगर यानी भिखारी, एक भिखारी खिड़की पर आया। एंड सेड, और बोला, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। कृपया, प्लीज यानी कृपया, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। समथिंग यानी कुछ। आई हैव नॉट ईटन एनी थिंग फॉर 2 days। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। ये बात भिखारी ने उससे कही। द बॉय लुक्ड एट द बेगर। लड़के ने भिखारी की ओर देखा। लुक एट यानी की ओर देखना। ही वॉज रियली वेरी पुअर एंड हंग्री। वह वास्तव में, रियली यानी वास्तव, वह वास्तव में बहुत गरीब था। पुअर मीन्स गरीब, और हंग्री यानी भूखा। वह वास्तव में बहुत गरीब था और भूखा था, यानी देखने से उसकी स्थिति समझ में आ रही होगी। ही गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर। उसने अपना नाश्ता भिखारी को दे दिया। द बेगर क्विकली एट इट। और भिखारी ने तुरंत ही, शीघ्रता से, क्विकली यानी बहुत फुर्ती में, क्योंकि भूखा था इसलिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया वो कह रहा है, तो उसने बहुत फुर्ती में उसको खा लिया। द बॉय फेल्ट सॉरी फॉर हिम। इस बात के लिए बच्चे को बड़ा दुख हुआ, यानी जो गरीब भिखारी था उसने इतनी जल्दी नाश्ता कर लिया, ये देख करके कि वो इतना ज़्यादा भूखा है। उस लड़के को बहुत दुख हुआ भिखारी की स्थिति देख के। ही वंडर्ड हाउ पुअर पीपल कुड बी। उसको आश्चर्य था कि लोग बाग इतने गरीब हो सकते हैं। दे डोंट गेट एनीथिंग टू ईट फॉर 2 days। कि उनके पास 2 दिन से खाने को कुछ भी नहीं था। एंड बी ईट 4 times a day। और हम दिन में 4 बार खाते हैं। नाउ एवरी डे द बॉय गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर विदाउट हिज मदर्स नॉलेज। और अब क्या हुआ, नाउ एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन वह लड़का अपना जो नाश्ता था उस भिखारी को दे देता था। विदाउट हिज मदर्स नॉलेज, अपनी माँ की जानकारी के बगैर, यानी बच्चा नाश्ता खुद के करने को लाता और उस भिखारी को खिला देता। और ये बात उसने अपनी माँ को नहीं बताई थी। उनकी माँ को ये बात मालूम नहीं थी कि नाश्ता वह लड़का नहीं कर रहा है, नाश्ता भिखारी खा लेता है। वन डे द बेगर डिड नॉट टर्न अप। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि भिखारी नहीं आया। द बॉय थॉट दैट ही माइट कम इन द इवनिंग। और लड़के ने ये सोचा, थॉट यानी सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म है ये थॉट, कि शायद वह शाम को आएगा। ही केप्ट द ब्रेकफास्ट इन हिज बुक शेफ।
और उसने जो नाश्ता था अपना वो किताबों की अलमारी में रख दिया। बुक शेल्फ कहते हैं किताबों की अलमारी को। द बेगर डिड नॉट टर्न अप इन द इवनिंग, और जो भिखारी था वो शाम को भी नहीं आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग टू द बेगर डिडंट कम, दूसरे दिन सुबह भी वो भिखारी नहीं आया। द बॉय अगेन केप्ट द ब्रेकफास्ट इन हिज बुक शेल्फ, और उस लड़के ने फिर से अपना जो नाश्ता था किताबों की अलमारी में छुपा करके रख दिया, इस उम्मीद में कि जब भिखारी आएगा तो वो उसको वो नाश्ता दे देगा, क्योंकि ये बात की जानकारी उसने अपनी माँ को नहीं दी थी। द बेगर डिड नॉट कम फॉर सम डेज, और जो भिखारी था वो कुछ दिनों तक नहीं आया। वन डे व्हेन द बॉय वाज एट स्कूल हिज मदर सा रेड आंट्स ऑल अराउंड हिज बुक शेल्फ, एक दिन जब वह बच्चा स्कूल में था उसकी माँ ने देखा, सा मीन्स देखा, रेड आंट्स यानी लाल चींटियाँ, ऑल अराउंड हिज बुक शेल्फ, उसकी जो किताबों की अलमारी थी उसके चारों तरफ लाल चींटियाँ थीं, क्योंकि लाल चींटियाँ भोजन में बहुत जल्दी हो जाती हैं। ऑन द बुक शेल्फ शी फाउंड हर सन्स ब्रेकफास्ट पैक्ड इन अ कॉर्नर, और जब उन्होंने वो बुक शेल्फ को खोला यानी किताबों की अलमारी को जब खोल के देखा तो उन्होंने ये पाया, फाउंड यानी पाना, कि किताबों की अलमारी में उसका नाश्ता जो है कॉर्नर में पैक करा हुआ रखा है। इन द इवनिंग द बॉय केम बैक फ्रॉम स्कूल, शाम के समय वो बच्चा जब घर वापस आया स्कूल से, हिज मदर आस्क्ड, उसकी माँ ने पूछा, वाई आरंट यू ईटिंग योर ब्रेकफास्ट दिस डेज, कि तुमने इतने दिनों तक अपना नाश्ता क्यों नहीं किया। द बॉय सेड, माँ आई वॉज वेटिंग फॉर द बेगर टू टेक हिज शेयर, बच्चे ने कहा कि माँ मैं इंतज़ार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग, वेटिंग यानी इंतज़ार करना, मैं उस भिखारी का इंतज़ार कर रहा था कि वो अपना हिस्सा आकर के ले ले या खा ले। देन ही टोल्ड हिज मदर अबाउट द बेगर, तब उसने यानी बच्चे ने अपनी माँ को उस भिखारी के बारे में बताया। ही इज़ वेरी पुअर एंड हंग्री, वह बहुत भूखा और गरीब था। सेड द बॉय, बच्चे ने कहा। ही डजंट गेट एनीथिंग टू ईट, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। आई ईट 4 टाइम्स अ डे, मैं दिन में 4 बार खाता हूँ। सो आई गिव माई ब्रेकफास्ट टू हिम, इसलिए मैंने अपना नाश्ता उसको दे दिया। दिस काइंड बॉय वाज लेटर नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और ये जो दयालु बच्चा था वो बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाने गए। यानी ये जो घटना बताई जा रही है आपको दयालु लड़के की, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बचपन की घटना थी, यानी वो बचपन से ही इतने दयालु थे। आगे आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द फॉलोइंग वर्ड्स। सबसे पहले आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, यहाँ पे इतने सारे शब्द दिए हुए हैं जो आपको भरना है, तो मैंने ये भर के आपके लिए तैयार किए हैं। अ बॉय वाज सिटिंग नियर द विंडो, ही वाज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। अ बेगर केम टू द विंडो एंड सेड, आई हैव बीन हंग्री for 2 days, please give me something to eat. The boy gave his breakfast to the beggar. The beggar was very happy. ये आपके लेसन के आधार पे ही पैराग्राफ दिया हुआ है। आगे है आपकी कंप्रीहेंशन क्वेश्चन। सबसे पहले हैं आपके ट्रू फॉल्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेक राइट फॉर ट्रू सेंटेंसेस एंड क्रॉस फॉर फॉल्स वन। पहला दिया हुआ है द बॉय वाज स्टडिंग, लड़का पढ़ रहा था, तो ये ट्रू है। द मदर गेव प्रेजेंट टू द बॉय, ये सेंटेंस आपका गलत है क्योंकि माँ ने उसको प्रेजेंट नहीं दिया था, उसको ब्रेकफास्ट दिया था। द बॉय वाज वेरी हंग्री, लड़का बहुत भूखा था, लड़का बहुत भूखा नहीं था, बेगर बहुत भूखा था, तो ये भी आपका रॉन्ग है, तो हम क्रॉस लगाएंगे। द बेगर हैड नॉट ईटन फॉर 2 days,
भिखारी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, तो ये आपका राइट है। द बॉय गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर। लड़के ने अपना नाश्ता भिखारी को दे दिया, तो ये ट्रू है। द बॉय वाज लेटर नोन एज सरदार भगत सिंह। बाद में बड़ा होकर के बच्चा सरदार भगत सिंह के नाम से जाना गया, तो ये आपका सेंटेंस गलत है। ये सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाने गए, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। आगे हैं आपके क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज द यंग बॉय सिटिंग। युवा लड़का कहाँ बैठा हुआ था। तो क्वेश्चन में से ही आएगा पहले, द यंग बॉय वाज सिटिंग। बॉय के बाद हम वाज लगा देंगे, सिटिंग। यहाँ तक आपका क्वेश्चन में से ही आएगा। इसके बाद आपको याद करना है आंसर। एट हिज टेबल नियर द विंडो। वह अपनी मेज पर खिड़की के पास बैठा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज ही डूइंग नियर द विंडो। वह खिड़की के पास क्या कर रहा था। ही वाज डूइंग हिज होमवर्क। तो आपको सिर्फ हिज होमवर्क शब्द याद करना है। ही वाज डूइंग आपका क्वेश्चन में से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड हिज मदर कॉल हिम। उसकी माँ ने उसे क्यों बुलाया। हिज मदर कॉल्ड हिम फॉर ब्रेकफास्ट। उसकी माँ ने उसको नाश्ते के लिए बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द बेगर से। भिखारी क्या बोला। बेगर सेड, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days। भिखारी ने कहा, कृपया मुझे खाने को कुछ दे दें, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। नेक्स्ट है आपका, व्हाई डिड द बॉय गिव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर। लड़के ने भिखारी को अपना नाश्ता क्यों दे दिया था। द बॉय गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर बिकॉज ही वाज वेरी पुअर एंड हंग्री। लड़के ने अपना नाश्ता भिखारी को दे दिया था क्योंकि भिखारी बहुत गरीब था और बहुत भूखा था। तो द बॉय गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, इतना क्वेश्चन में से ही आएगा आपका। बिकॉज से आपको आंसर याद करना है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डिड हिज मदर फाइंड ऑन द बुक शेल्फ। उसकी माँ ने किताबों की अलमारी में क्या पाया। ऑन द बुक शेल्फ मदर फाउंड हर सन्स ब्रेकफास्ट पैक्ड इन अ कॉर्नर। किताबों की अलमारी में माँ ने पाया कि उसके बच्चे का नाश्ता, लड़के का जो नाश्ता है वो पैक करा हुआ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द बॉय कीप हिज ब्रेकफास्ट ऑन द बुक शेल्फ। बच्चे ने अपना जो नाश्ता है वो बुक शेल्फ में क्यों रख दिया था। द बॉय केप्ट हिज ब्रेकफास्ट फॉर द बेगर। लड़के ने नाश्ता अलमारी में भिखारी के लिए रख दिया था। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम दिस लेसन। आपने इस लेसन से क्या सबक सीखा या आपको इस लेसन से क्या शिक्षा मिलती है। इट इज ग्लोरियस टू हेल्प एवरी पर्सन। प्रत्येक व्यक्ति की मदद करना आनंददायक है, यानी हमें गरीबों की मदद हमेशा करनी चाहिए। और जब हम किसी की मदद करते हैं तो जो हमें आनंद प्राप्त होता है वो आनंद हमें किसी और चीज़ में प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामर इन यूज। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज, आर, वाज, वर एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं जिनमें आपको एज, आर, वाज और वर भरना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। और ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें, तो क्वेश्चन के बाद हमें उसका आंसर भी देना है। पहला है, व्हाट डे इज इट टुडे। यहाँ पे इज आएगा, जब एक की बात होती है तो इज, और एक से ज़्यादा है यानी प्लूरल है तो हम आर भरते हैं। उसी तरह से पास्ट टेंस की अगर बात की जाए, बीते हुए समय की, तो एक वचन सब्जेक्ट है तो वाज और बहुवचन है तो वर। तो ये क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डे इज इट टुडे। आज कौन सा दिन है, तो इट इज मंडे टुडे।
आज सोमवार है, मैंने इस तरह से लिखा है। आप मंडे की जगह पे जिस दिन की बात कर रहे हैं उस दिन को यहाँ पे लिखेंगे। इट इज़ मंडे टुडे, इट इज़ ट्यूसडे टुडे, जिस दिन आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा दिन है उसका जवाब कैसे दिया जाएगा, इस तरीके से दिया जाएगा। ये मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि हमको इस तरह से जवाब लिखना रहता है। अगर आप किसी से पूछेंगे कौन सा दिन है आज, तो आप इस तरह से पूछेंगे व्हाट डे इज टुडे, और हमें जवाब देना है तो हम इट इज करके ही जवाब देंगे। यही सही तरीका होता है। इट इज मंडे टुडे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क प्रश्न में ही लगता है। नेक्स्ट होगा आपका व्हाट डे, यहाँ पे बाज आएगा। बाज इट यस्टरडे, कल कौन सा दिन था, तो इट वाज संडे यस्टरडे। सोमवार से पहले संडे आता है। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, तो यहाँ पे मैंने सोमवार लिखा, इसलिए यहाँ पे मैंने संडे कर दिया। तो आप जो भी दिन यहाँ यूज करेंगे उससे एक दिन पहले का दिन आप यहाँ लिखेंगे। और बीते हुए समय की बात कही जा रही है यस्टरडे, तो यहाँ पे बाज का प्रयोग करना है। तो आप कल के बारे में पूछेंगे तो इस तरह से और जवाब हो जाएगा कल संडे था यानी रविवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट मंथ इज दिस, यह कौन सा महीना है। अगर हम किसी से ये पूछना चाहें यह कौन सा महीना है, तो हम इस तरह से पूछेंगे व्हाट मंथ इज दिस। इसका जवाब होगा दिस इज मार्च, जो भी महीने का नाम आप लेना चाहें। दिस इज अप्रैल, दिस इज मई, दिस इज जुलाई, इस तरह से दिस इज अक्टूबर, इस तरह से कोई भी मार्च का महीना है। नेक्स्ट है आपका व्हाट मंथ वाज द लास्ट मंथ, पिछले महीने कौन सा महीना था। हमें नाम पूछा जा रहा है तो हमें नाम बताना है। द लास्ट मंथ वाज फरवरी, मार्च से पहले फरवरी आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे फरवरी लिखा हुआ है। तो आप यहाँ जो भी महीने का नाम लें उससे पिछले महीने का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर आर यू नाउ, कि आप अब कहाँ हैं। जैसे हम किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, तो हम इस तरह से पूछेंगे वेयर आर यू नाउ। नाउ शब्द आ रहा है इसलिए हमें समझ में आ रहा है ये प्रेजेंट टेंस है, तो यू के साथ में हमेशा आर हेल्पिंग वर्ब आती, इसलिए हमने आर का यूज किया है। तो नाउ आई एम इन शिवपुरी, आप जगह का नाम बताएं। आप ऑफिस बोल सकते हैं, घर बोल सकते हैं, किसी भी जगह का नाम यहाँ पे इनके बाद बोल सकते हैं। नाउ आई एम इन शॉप, मैं दुकान पर हूँ। नाउ आई एम इन ऑफिस, इस तरह से कुछ भी। वेयर वर यू यस्टरडे, कल आप कहाँ थे, तो आई वाज आउट ऑफ शिवपुरी। अगर आप बाहर थे तो उस जगह के नाम के साथ आप इस तरह से कह सकते हैं आई वाज आउट ऑफ शिवपुरी। जैसे मैंने यहाँ पे शिवपुरी लिखा हुआ है, मैं शिवपुरी से बाहर था या मैं शिवपुरी से बाहर थी, इस तरह से। और यहाँ पे आप अगर घर का शब्द यहाँ लिख रहे हैं, जैसे आई वाज आउट ऑफ हाउस, आउट ऑफ होम, इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है आपका लेट्स टॉक वर्क इन पेयर। फिर से आपके ये शब्द जो दिए जा रहे हैं आपको इस तरह से बोलचाल में यूज करना है और आपस में बातचीत करके इस तरह से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया था। तो आगे की बातचीत हमको कंप्लीट करना है। व्हेन डिड यू गो, आप कब गए थे। अगर हमें पूछना है इस तरह से आप कब गए थे, तो व्हेन डिड यू गो कहेंगे। आप इन सेंटेंसों को चाहे तो याद कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को, और इस तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमको इंग्लिश बोलनी आ जाती है। आई वेंट देयर इन द समर वेकेशन, मैं वहाँ पर समर वेकेशन में गर्मियों की छुट्टियों में गया था। हाउ डिड यू ट्रेवल, आपने यात्रा कैसे की या आप कैसे गए। आई वेंट देयर बाय ट्रेन, मैं वहाँ ट्रेन से गया था। बाय के बाद यहाँ पे आपको साधन का नाम लिखना है जिससे आपने यात्रा की। बाय बस, बाय व्हीकल, बाय कार, आप जो कुछ भी लिखना चाहें, बाय एरोप्लेन, इस तरह से
लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वेयर डिड यू स्टे, आप कहाँ ठहरे? तो आई स्टेड इन अ होटल, मैं एक होटल में ठहरा। यहाँ डिड आ रहा है, इसलिए जब भी हम आंसर लिख रहे हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, ये खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर, आप वहाँ कितने समय तक ठहरे? आई स्टेड देयर फॉर 5 days, मैं वहाँ पर 5 दिन तक रहा या 5 दिन तक रुका। नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा? आई सा द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा। अगला है डिड यू एंजॉय द हॉलीडे, क्या आपने छुट्टियों का मज़ा लिया, आनंद लिया? यस आई एंजॉयड द हॉलीडे। एंजॉय में ईडी लगा दी तो ये सेकंड फॉर्म हो गई, तो आई एंजॉयड द हॉलीडे। जब भी क्वेश्चन में सेकंड पर्सन होता है तो आंसर लिखते समय हम उसको फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देते हैं। आपने देखा सभी में यू आ रहा है और यू को हम या तो आई में जवाब दे रहे हैं या बी में जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर बनाए जाते हैं। आगे है आपका पैराग्राफ लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। इग्लूस, ये जो आपका पैराग्राफ दिया जा रहा है नीचे, ये इग्लूस के ऊपर दिया जा रहा है। मैं यहाँ पे आपको चित्र बता रही हूँ इग्लू का। ये इग्लू है, इग्लू मतलब ये एक तरह का बर्फीले इलाकों में रहने वाले लोगों का घर है और बर्फ़ का बना हुआ है टोटल, इसलिए इसको इग्लू कहा जाता है। इसी तरह के वो घर यहाँ पे बनाए जाते हैं। एक आपका चित्र ये भी है, ये टोटल बर्फ़ से बना हुआ होता है, किसी चीज़ की दीवारें नहीं है, ये सब कुछ दीवारें इनकी बर्फ़ से ही बनाई हुई हैं। तो हम पैराग्राफ में पढ़ेंगे कैसे क्या इसके बारे में बता रहे हैं। एस्किमोस लिव इन हाउसेस कॉल्ड इग्लूस, एस्किमो इग्लू घर बना करके रहते हैं, यानी कि जो घर बनाते हैं वहाँ के निवासी हैं एस्किमो। तो एस्किमो जो घर बनाते हैं अपने रहने के लिए, उन घरों को क्या कहा जाता? इग्लू। एन इग्लू इज मेड ऑफ लार्ज स्क्वायर पीसेस ऑफ आइस, और इग्लू किससे बने होते हैं? मैंने अभी आपको चित्र दिखाया, वो बड़े बड़े बर्फ़ के स्क्वायर टुकड़ों से बने होते हैं, चौकोर टुकड़ों से बने होते हैं। बट द इग्लू इटसेल्फ इजंट स्क्वायर, लेकिन इग्लू स्वयं स्क्वायर नहीं होते, यानी चौकोर टुकड़ों से तो बने होते हैं, लेकिन जो घर बनाया जाता है वो चौकोर नहीं होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि हमारी जो ईंटें रहती हैं जिनसे हम अपने मकान बनाते हैं, तो हमारा घर का जो आकार होता है वो ईंटों के समान तो नहीं होता आयताकार, उसी तरह से ये भले ही चौकोर टुकड़ों से बने होते हैं लेकिन इनका आकार चौकोर नहीं होता। इट लुक्स लाइक हाफ ऑफ अ बिग वाइट बॉल स्टैंडिंग ऑन अ वाइट फील्ड ऑफ आइस, और ये देखने में कैसे होते हैं? गोलाकार, जो मैंने अभी आपको चित्र दिखाया। ये आधे बिग बड़ी बॉल के समान दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कोई बॉल जमीन में गाड़ दिए। स्टैंडिंग ऑन अ वाइट फील्ड ऑफ आइस, सफ़ेद बर्फ पर खड़े हुए आधी बॉल के समान दिखाई देते हैं। इट हैज़ अ लो ओपनिंग फॉर अ डोर, और इनके दरवाजे के लिए बहुत छोटा ओपनिंग, यानी हाँ यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो उनका दरवाज़ा होता है घर से निकलने और अंदर जाने के लिए, डोर जो होता है वो बहुत छोटा होता है, लो ओपनिंग, ठीक है। इट इवन हैज़ अ विंडो विच इज जस्ट अ होल कवर्ड विथ अ थिन शीट ऑफ आइस विच लेट्स द लाइट इन, यहाँ तक कि इन घरों में खिड़कियाँ भी होती हैं। इट इवन हैज़ अ विंडो, खिड़कियाँ भी होती हैं जो कि एक छेद के समान होती हैं, एक छेद रहता है जिसमें, और उसको वो पतली बर्फ़ की शीट से ही क्या करते हैं? कवर करके रखते हैं, ताकि उसमें से क्या हो सके? प्रकाश अंदर आ सके, यानी इन घरों में प्रकाश के लिए भी बंदोबस्त रहता है। एन एस्किमो कैन बिल्ड एन इग्लू फॉर हिज फैमिली इन एन आवर, और एस्किमो जो वहाँ के निवासी हैं वो इग्लू का निर्माण अपने परिवार के लिए सिर्फ 1 घंटे में ही
कर सकते हैं, यानी इसका निर्माण करने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता है। इनसाइड दिस हाउस एन एस्किमो स्लीप्स ऑन बेड मेड ऑफ हार्ड स्नो। और घर के अंदर एस्किमो जो सोते हैं वो कहाँ सोते हैं, उनका जो बिस्तर बना होता है बेड, वो हार्ड स्नो का बना होता है, कठोर बर्फ से ही अपना पलंग भी बनाते हैं। बेड का मतलब यहाँ पे पलंग। ही यूजेज स्किन्स ऑफ एनिमल्स फॉर शीट्स एंड कवर्स। और उस पलंग पर, कठोर बर्फ के पलंग पर वो क्या करते हैं, जैसे हम चादर बिछाते हैं अपने बिस्तर पे, उसी तरह से वो एनिमल्स, स्किन ऑफ एनिमल्स यानी जो जानवरों की खल होती है उसको वो बिछाते हैं और उससे कवर कर देते हैं ताकि उन्हें वो ठंडी ना लगे। देयर इज ऑलवेज अ लैम्प बर्निंग इनसाइड द हाउस विच गिव्स लाइट। और उनके उस घर में हमेशा एक लैंप जलती रहती, लैंप बर्निंग, हमेशा एक लैंप जलती रहती है जो कि उसमें प्रकाश देती है। एंड इज ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग, और साथ में कुकिंग के लिए भी वो यूज करते हैं। द लैम्प इज मेड ऑफ सोप स्टोन्स, और जो लैम्प है वो सोप स्टोन से बनी होती है। इट इज फिल्ड विथ ब्लबर एन ऑयली मटेरियल गॉट फ्रॉम व्हील्स विच बर्न्स इजीली। वह ब्लबर से भरी होती है और उसमें जो ऑयली मटेरियल रहता है वो व्हेल मछली से प्राप्त किया हुआ रहता है जो कि आसानी से जल जाता है। जैसे हम मिट्टी का तेल जलाते हैं अपने लैंप में, तो ऐसा नहीं है। ओवर द लैंप इज प्लेस्ड अ कुकिंग पॉट ऑल्सो मेड ऑफ सोप स्टोन्स। और जो लैंप के ऊपर खाना पकाने के लिए बर्तन रखा जाता है वो भी किसका बना होता है, सोप स्टोन का ही बना होता है। सोप स्टोन उसी तरह से रहता है जैसे हमारे यहाँ चूना पाया जाता है, चूना पत्थर जिसको सिलखड़ी कहते हैं। और ब्लबर का मतलब होता है व्हेल मछली की चर्बी। आगे देखेंगे। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वियर क्लोथिंग मेड ऑफ फर। और जो ये लोग कपड़े पहनते हैं तो ये किसके पहने होते हैं, फर के पहने जाते हैं। जो जानवरों की खाल वगैरह ये लोग निकालते हैं बिछाने करने के लिए, उसी तरह से पहनने के लिए भी जिनके उसमें फर होते हैं, जैसे कि खरगोश की चमड़ी होती है, भेड़ की चमड़ी होती है, तो उसमें क्या रहती है, ऊन रहती है, जिससे हम ऊन प्राप्त करते हैं, रेशे रहते हैं इस तरह के, तो उस तरह के कपड़े ये पहनते हैं। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड दे वियर 2 लेयर ऑफ फर क्लोथिंग। और जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो ये डबल लेयर के, 2 तरह की लेयर के कपड़े पहन लेते हैं। जैसे हम लोगों को यहाँ ठंड ज़्यादा लगती है तो हम डबल कपड़ा पहन लेते हैं, एक अंदर पहन लिया, एक ऊपर से और दूसरा पहन लिया, तो उसी तरह से ये लोग भी फर के डबल कपड़े पहन लेते हैं। वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर एक। द फर्स्ट लेयर हैज द हेयर टर्न्ड इनवर्ड्स एंड द सेकेंड लेयर हैज द हेयर टर्न्ड आउटवर्ड्स। और जब वो इस तरह से रहते हैं तो जब पहनते हैं तो क्या रहता है कि जो अंदर कपड़ा पहनते हैं उसके जो बाल हैं वो अंदर को करके पहनते हैं, और जो उसके ऊपर कपड़ा पहनते हैं उसके बाल बाहर को रखते हैं। तो क्या होता है, वो अंदर जो बाल रहते हैं, मतलब जो जानवरों की खाल वगैरह के जो ऊपर के बाल रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो वो अंदर से गर्मी देते हैं, और बाहर ये इसलिए रखते हैं कि ये बाहर की जो सर्दी है उसको अंदर नहीं जाने देते। व्हेन इट इज़ वार्म 1 लेयर ऑफ सील स्किन इज इनफ। और जब गर्मी का टाइम थोड़ा सा रहता है तो वो क्या करते हैं, एक लेयर ही उनके लिए काफ़ी होती है, तब उन्हें डबल लेयर पहनने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुल मिला के वहाँ पर एस्किमो जिस जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे हमेशा इतनी ज़्यादा बर्फ़ रहती है कि कुछ और रहता ही नहीं है, इसीलिए ये मकान भी किसका बना के रहते हैं, बर्फ़ का ही मकान बनाते हैं। आगे हम समझेंगे क्वेश्चंस।
पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर डू द एस्किमोस लिव। एस्किमो कहाँ रहते हैं, तो इसका आंसर आपका पहली लाइन में ही दिया हुआ है। एस्किमोस लिव इन हाउसेस कॉल्ड इग्लूस। तो ये आप पूरा ऐसा कैसा ही लिख सकते हैं। और अगर आपको चेंज करके लिखना है तो आप चेंज करके भी लिख सकते हैं, द एस्किमोस लिव इन इग्लूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एन एस्किमो मेक हिज बेड। एस्किमो अपना बिस्तर कैसे बनाते हैं, किस चीज़ का बनाते हैं। तो इसका आंसर आपका सेकंड पैराग्राफ में था। एन एस्किमो स्लीप्स ऑन अ बेड मेड ऑफ हार्ड स्नो, यहाँ दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन में से चेंज करके लिख सकते हैं, एस्किमोस मेड हिज बेड। एस्किमोस मेड अ बेड, बाद में लिखेंगे हम, ऑफ हार्ड स्नो। और ये भी हम आगे लिखेंगे, ही यूजेस स्किन्स ऑफ एनिमल्स फॉर शीट्स एंड कवर्स। तो यहाँ तक हो जाएगा। वैसे आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो सीधा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट हम समझेंगे, राइट टू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेस। पहला है, एन इग्लू इज मेड ऑफ लार्ज स्क्वायर पीसेस ऑफ आइस। इग्लू का निर्माण चौकोर बर्फ के टुकड़ों से होता है। तो ये आपका ट्रू है। आप चाहें तो टी लिख लें और या राइट का निशान लगा लें। नेक्स्ट है, द लैम्प इज फिल्ड विथ गैस। लैम्प में गैस भरी होती है। तो ये गलत है, ये गैस नहीं होती है। उसमें जो मटेरियल रहता है वो व्हेल मछली का मटेरियल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वियर क्लोथिंग मेड ऑफ फर। जो बच्चे, औरतें और आदमी कपड़े पहनते हैं वो फर का बना होता है। तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड्स। एन एस्किमो कैन बिल्ड एन इग्लू इन, तो ये आएगा 1 आवर। और द लैम्प इज मेड ऑफ सोप स्टोन्स। आगे क्वेश्चन है आपका, लेट्स राइट। मोनू हैज रिटर्न अ लेटर टू हिज अंकल। मोनू ने अपने अंकल को एक पत्र लिखा है। मोनू लिव्स एट गली नंबर 4, बाजार मोहल्ला, नई बस्ती, उज्जैन। मोनू कहाँ रहता है? मोनू गली नंबर 4, बाजार मोहल्ला, नई बस्ती, उज्जैन में रहता है। ही वांट्स टू थैंक हिम फॉर सेंडिंग हिम अ लवली गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। वह अपने जन्मदिन पर जो प्यारा सा उपहार पहुंचाया है उसके लिए धन्यवाद देना चाहता है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द लेटर। आपको खाली स्थान भर के पत्र कंप्लीट करना है। यहाँ पत्र में शब्द दिए हुए हैं, थैंक, वेल, फाइन, एग्जाम्स, लवली, लाइक, वर्किंग, आंट, छोटू। तो जब हम पत्र लिखते हैं हमको यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी एड्रेस दिया हुआ है वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो ये दिया हुआ है गली नंबर 4, बाजार मोहल्ला, नई बस्ती, उज्जैन। हमने ये एड्रेस 4 लाइनों में कर दिया। जहाँ जहाँ कॉमा लगा होगा वहाँ तक हम पहली लाइन में ही लिखते हैं। पहली लाइन में ये हुआ, फिर दूसरी में ये, तीसरी में ये और चौथी में ये। डियर अंकल, जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको डियर करके हम यहाँ लिखा करते हैं। किसको लिखा है पत्र? हिज अंकल को। तो हम यहाँ पे अंकल डालेंगे। अब आगे आपका पत्र प्रारंभ हो रहा है तो हमें खाली स्थान भरने हैं इसमें। आई एम क्वाइट। क्वाइट के बाद हमेशा बेल आता है तो यहाँ पे हम बेल भर देंगे। मैं यहाँ पे नंबर 1 डाल देती हूँ। आई एम क्वाइट वेल एंड होप द सेम फॉर यू। मैं यहाँ पे कुशल पूर्वक हूँ और आपकी कुशलता की कामना है। यानी जिस तरह से मैं यहाँ हूँ अच्छे से, उसी तरह से आपकी भी कुशलता की आशा है। थैंक यू आएगा यहाँ पे, थैंक शब्द आएगा दूसरे में। थैंक यू फॉर सच आ लवली गिफ्ट। प्यारे से उपहार के लिए धन्यवाद। आई रियली लाइक इट वेरी मच। मुझे ये वास्तव में बहुत पसंद आया। तो लाइक पे 4 नंबर। माई एग्ज़ाम्स आर नियर। मेरी परीक्षाएं पास आ रही हैं या पास में हैं। आई एम वर्किंग हार्ड। मैं
कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। रेस्ट इज फाइन, शेष सब कुशल है। तो ये 7 नंबर। कन्वे माई रिगार्ड्स टू आंट एंड लव टू छोटू। आंट और छोटू पे ये आपका 8 और 9 नंबर आ जाएगा। योर्स लविंगली, यहाँ पे आपका योर्स लविंगली दिया हुआ है, यहाँ पे मोनू लिखेंगे हम, क्योंकि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है मोनू हैज रिटर्न अ लेटर टू हिज अंकल। ये पत्र किसने लिखा? ये पत्र मोनू ने अपने अंकल को लिखा, इसलिए हमने यहाँ पे मोनू शब्द डाला हुआ है। और अगर क्वेश्चन में इस तरह का जिक्र ना हो कि आपका नाम क्या है, तो आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये लेसन 10 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है।